नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन और बहुत सारी बातें और आज के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। सबसे पहले रोज की तरह हम आज डिस्कस करेंगे आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं के बाद हम डिस्कस करेंगे आज क्या अंडर 19 जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई है हॉकी में, भारत ने कौन सा पदक जीता है। WPL में महिलाओं में महिला वर्ग में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी है। इस तरह के सभी क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं इन टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आज ही के दिन 1971 में हमने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में पाकिस्तान को हराया और दुनिया के सामने नक्शे पर एक देश और आया, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हमने एक युद्ध किया जिसका ऑपरेशन विजय के नाम से किया था और इसी लिए हम जो है क्या मनाते हैं, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। 1918 में अमेरिकी हैवीवेट मुक्केबाज जैक डेम्सी ने कार्ल मॉरिस को 14 सेकंड में पराजित कर दिया था, जो अब तक का सबसे तेज मुक्केबाजी का नॉकआउट है। अभी तक इनका ये रिकॉर्ड किसी के द्वारा तोड़ा नहीं गया। इसके अलावा 1707 में जापान के माउंट फूजी में अंतिम ज्ञात ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1707 में जो माउंट फूजी है उसमें जो है क्या हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और लगातार अब भी उसमें लावा निकल रहा है, ये ध्यान रखना है। और 1991 में कजाकिस्तान ने सोवियत संघ से अलग अपने आप को कर लिया था और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आपको पता है कि USSR जो 16 अलग अलग छोटे छोटे देश उससे अलग हुए थे, उसमें से एक आपका कजाकिस्तान भी है। ठीक है, अगले पहले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ये। आप मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में लिख सकते हैं कि फीफा विश्व कप 2034 का मेजबान देश किसे नामित किया गया है। दरअसल हर बार जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होता है इसमें कम से कम 3 आने वाली प्रतियोगिताओं के जो देश हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। तो तीसरा देश अभी तक निर्धारित नहीं हुआ था। इसमें तीसरा देश जो निर्धारित हुआ है वो है सऊदी अरब। आपको पता होगा कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो हुआ था कतर में, जिसको अगर पूछा जाए किसने जीता तो इसको जीता था अर्जेंटीना ने। किसके द्वारा जीता गया था? अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था। कनाडा और मैक्सिको की अगर बात करें तो कनाडा और मैक्सिको और मोरक्को और स्पेन, इसमें ये 2 क्वेश्चन है। तो अगला वाला जो आपका 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कनाडा मैक्सिको में होगा। 2030 में जो विश्व कप होगा वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा होगा कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2 कॉन्टिनेंट में हो। और अब की बार अब उससे अगला 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो सऊदी अरब में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर बात करें और तो फीफा की, तो फीफा में आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो गियानी इन्फेंटिनो हैं और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा का मुख्यालय कहां पर है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। ठीक है, हाल ही में भारत की एक रैंकिंग जारी हुई थी तो 125वीं फीफा रैंकिंग में भारत है। भारत की रैंकिंग क्या है? फीफा रैंकिंग 125वीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024 जो 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 2024 तक कहां पर आयोजित किया गया है। ठीक है, ये कहां पर आयोजित किया गया ये क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन किया गया है देहरादून में। देखो हरिद्वार जो चर्चा में है, हरिद्वार चर्चा में इसलिए है कि बार बार अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कुंभ मेले कहां लग रहे हैं। तो हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है गंगा नदी के किनारे पर। ऋषिकेश की अगर बात करें तो ये ऋषिकेश को योग नगरी, भारत की योग नगरी किसको कहा जाएगा? ऋषिकेश को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा जो सेफ्टी माचिस होती है, माचिस अगर कोई बनती है तो एक शहर है जिसका नाम है सहारनपुर। ये भी उत्तराखंड का ये क्या है? शहर है। देहरादून जो है यहाँ पर क्या हुआ है? विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का सम्मेलन हुआ है। इसमें ध्यान रखना है 5500 से ज्यादा भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
54 से ज्यादा देशों के लोग यहां पर आए हैं, मतलब आप 54 ये कह सकते हैं कि 54 देशों के लगभग 350 लोग यहां आए, उन सभी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है। अगर ये बात आती है तो केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री अगर आपसे पूछा जाए वो कौन है, श्री प्रताप राव जाधव। श्री प्रताप राव जाधव जो है वो केंद्रीय आयुष मंत्री है। और आयुष से भी कई बार पूछी जा सकती है कि आयुष की फुल फॉर्म क्या है, तो आप ध्यान रखना आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, इन सब के एक एक शब्द को जोड़कर एक शब्द बना हुआ है आयुष, ठीक है। और भारतीय जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, उन्होंने आयुष के लिए अलग अलग, आपको ध्यान होगा मैंने पढ़ाया भी था, 25,000 मेडिकल स्टोर, 25,000 मेडिकल स्टोर खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, 25,000 मेडिकल स्टोर आयुष मंत्रालय की परमिशन से खोले गए थे, ठीक। इसके अलावा भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान ग्रहण किया है, तो ये क्वेश्चन है आपका आपके सामने। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने 39वां स्थान जो है ग्रहण किया है, ये ध्यान रखना। कौन सा 39वां स्थान ग्रहण किया है। कई बार ये भी पूछ सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको WIPO के नाम से जाना जाता है, वीपो के द्वारा जो है इसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसमें 133 देश, ध्यान रखना कितने, 133 देश शामिल थे, और इन 133 देशों में भारत की जो रैंक आई है वो आई है 39। अब आपको काम की चीजें ये पढ़नी है कि 2024 में भारत के कहां कहां कौन से सूचकांक में कौन सा नंबर रहा है। देखो, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का नंबर जो रहा वो भी 39वां ही रहा। इसके अलावा पर्यटन सूचकांक के मामले में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि 2024 में भारत में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए वो कहां पर आए, उत्तराखंड में आए। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु था, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की अगर बात करें तो खुशहाली रिपोर्ट के आधार पर भारत का स्थान है 126वां। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान है 41वां। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 93, और लैंगिक समानता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 129। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक यहां भी कितनी थी, सॉरी मैंने इसको इंग्लिश में बोल दिया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें 129 ही रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में थोड़ी स्थिति खराब हुई है, 176 है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में रैंक कितनी है, 63। वर्ल्ड साइबर क्राइम की अगर बात करें तो इसमें वर्ल्ड साइबर क्राइम में रैंक है 10। और अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड साइबर क्राइम जो करने वाले देशों की बात करें तो रैंक आएगी 10। और अगर होने की बात करें कि सबसे ज्यादा दुनिया के वर्ल्ड साइबर क्राइम किस देश में हुए हैं, देखो अगर करने वाले की बात करें तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड साइबर क्राइम की है चीन ने, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, फिर 10वां नंबर आएगा किसका, भारत का। और अगर बात आएगी सबसे ज्यादा जो क्राइम हुए कहां पर है, तो आंसर आ जाएगा भारत में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां नंबर है, और वैश्विक शांति सूचकांक में 116वां। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां है। ये ध्यान रखना, रैंक कौन सी है, 85वीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो हाल ही में INS निर्देशक, जिसमें 80% जो पुर्जे हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की है, ये किस शहर में कमीशन किया जाएगा। सरकार ने अभी जो घोषणा की है, आपका नेवी के द्वारा घोषणा की गई है कि अब हम इसको अपनी सेना में कमीशन करने वाले हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका कि इसका कमीशन किया जाएगा विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में आपको पता ही है कि यहां पर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पर है, ठीक है। भारत का यहाँ क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह भी है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। कल मैंने आपको पढ़ाया ही था कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कहां पर है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है मुंबई में है। भारत का सबसे हाईटेक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आपको पढ़ाया गया था कि हाल ही में किस नए बंदरगाह को अंतरराष्ट्रीय तेल आयात करने की अनुमति मिली है, तो वो आपको पता ही था कि
कृष्णा नाम से जो है जो पोर्ट स्थापित किया है अभी गौतम अडानी के द्वारा आंध्र प्रदेश में, वो है। अगले अगर बात करें और क्वेश्चन की, तो इसमें ध्यान रखना इंडियन नेविगेशन सिस्टम निर्देशक जो है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कंपनी जो है, जो भारत के सबसे ज्यादा जहाज बनाती है, इसने भारत का 101वां ये जहाज बनाया है, ये इसके द्वारा तैयार किया गया है। भारत के जो 4 बड़े टॉप जहाज हैं, जैसे नंबर 1 सांध्यक, आईएनएस सांध्यक, नंबर 2 इक्षक, नंबर 3 संशोधक, और नंबर 4 पर अब आ गया आईएनएस निर्देशक। इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें 2 डीजल इंजन होंगे और इसकी जो हाईएस्ट गति होगी वो कितनी, 18 समुद्री मील इसकी गति होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें डेटा अधिग्रहण प्रणाली और पानी के नीचे वाहन से दूर संचालित वाहन जो टेक्नोलॉजी है कि इससे नीचे जो अगर जहाज चल रहा है तो उसके नीचे कोई सबमरीन वगैरह तो नहीं है, उस टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान रखा गया है। और ये अपने अगर जिस आप कह सकते हैं तल पर चल रहा है तो नीचे 1 किलोमीटर गहराई तक क्या चीजें एक्टिव जो मूवमेंट कर रही हैं, उन सारी चीजों को ये बड़े आराम से बता सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, भारत के बड़े जो 4 जहाजों में ये अब जो है शामिल हो चुका है। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का विजय दिवस उत्सव किस शहर में मनाया जा रहा है। आपको ध्यान होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो 1971 में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय कई बार पूछा जा सकता है कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो मानेक शाह जो है वो ध्यान रखना भारतीय थल सेना के इस समय क्या है, अध्यक्ष है। और इस समय भारत ने 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको बंदी बना लिया था। क्लियर है। तो इसका अगर पूछा जाए कि विजय दिवस उत्सव कहां मनाया जा रहा है, तो आंसर है इसका अमृतसर। 4 दिन के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा था। आपका 16 तारीख में इस उत्सव का समापन हो जाएगा, वो भी खास बाघा बॉर्डर पर होगा। क्लियर है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि सर बांग्लादेश का गांधी किसको कहा जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं कि जो अभी शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हटी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था, शेख मुजीबुर रहमान था। अगले प्रश्न पर इसी में पहले और थोड़ी सी बात अगर करें तो आप ये कह सकते हैं कि युद्ध के परिणाम में भारत ने ये युद्ध जीत लिया था और इस समय जो है पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में भारत ने सबसे पहले मान्यता दी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न पर ये कह रहा है कि भारत में सर्पदंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सवाल ये आपके सामने है। अब वो ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन ये सही है कि सर्पदंश के कारण हर साल, सर्पदंश का मतलब है सांप का काटना, सर्पदंश के कारण हर साल 2.7 मिलियन तक लोग जहर के शिकार हो सकते हैं। दरअसल धीरे धीरे जैसे आधुनिकीकरण की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो अब क्या है कि जो जीव जंतु हैं उनके रहने का या वो जो जहां सरवाइव कर रहे हैं उनकी जगह धीरे धीरे कम हो रही है, तो मानव और जीव जंतुओं के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। तो उस संघर्ष के बढ़ने की वजह से जो है सर्पदंश के मामले जो है थोड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़े हैं। तो अब WHO ये कह रहा है कि 2.7 मिलियन तक लोग हर साल सांप के जहर का शिकार होते हैं, जिनमें से 81,000 से 1,38,000 जो है हर साल सांप के काटने से लगभग लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, इसमें और खास बात यह है कि जितने ज्यादातर जो लोग सांप के काटने से मर रहे हैं उनमें ज्यादातर ऐसे होते हैं, उन सांप के काटने के जहर का इलाज है पर वो क्या करते हैं कि वो सही तरीके से किसी सरकारी अस्पताल में अपनी प्रॉपर जानकारी दे नहीं पाते, झाड़ फूंक के चक्कर में लग जाते हैं और उस वजह से उनकी कई बार मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें तो भारत में जो किंग कोबरा और करैत, ये 2 प्रजाति के जो सांप हैं,
ये सबसे ज्यादा इस समय पॉपुलर है, जो काटने के बाद जो है ज्यादातर लोगों की इनसे मृत्यु हो रही है। ठीक, इसके बाद महिला प्रीमियर लीग, ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। ठीक है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है कि जैसे आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियम लीग, आपको मैंने पढ़ाया है आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका, ऋषभ पंत, दूसरा सबसे महंगा श्रेयस अय्यर। तो ऐसे ही हर साल जो है वो डब्ल्यूपीएल होता है, तो डब्ल्यूपीएल के मिनी ऑक्शन में क्या हुआ, सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही और उन्हें किस टीम के द्वारा खरीदा गया है। ठीक है भाई, समझ में आएंगे आप। तो इसमें खिलाड़ी है सिमरन शेख, ध्यान रखना, सिमरन शेख जो गुजरात टाइटंस ने खरीदी है, ये डब्ल्यूपीएल की सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं। गुजरात टाइटंस ने इन्हें 1,90,00,000 रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा है। ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में जो अंडर 90, ठीक है, अंडर 90 जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, इस वर्ल्ड कप में इन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाए और विकेट लिए थे, तो इस वजह से इनकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा महिलाओं में बढ़ी है। इसके बाद आपको और अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि आईपीएल में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली जो टीम है, अगर ये पूछा जाए कौन सी है, तो आपका ध्यान होना चाहिए सर चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग जो है सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली टीम है। और बात करते हैं तो इसमें आपको पहला पता ही है कि पहला सीजन जो है मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया था। इसमें कुल 5 फ्रेंचाइजी टीम जो है भाग लेती हैं। आने वाले 2027 में ऐसी संभावना है कि टीमों की बढ़कर संख्या जो है कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। अभी इस पर बीसीसीआई के द्वारा कोई खास जो है निर्णय नहीं लिया गया, बस औपचारिक घोषणा की गई है कि आने वाले समय में 2 और टीमों को बढ़ाया जाएगा। आपको पता है कि डब्ल्यूपीएल एक जो है T20 जो है प्रकार की एक श्रृंखला है, और अभी फिलहाल जो है भारत ने, आपको पता होगा कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है। महिला वर्ग में जो T20 वर्ल्ड कप है वो किसके द्वारा जीता गया, न्यूजीलैंड के द्वारा साउथ अफ्रीका को हराकर। ये सारी चीजें आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी बार बार इसको जो है आप रिकॉल करते रहे, जिससे आप एग्जाम में जाएं तो आपको सारी चीजें बड़ी आसान भाषा में लगे और आप एकदम से टिक करो और अपना मैक्सिमम टाइम जो है रीजनिंग और मैथ में स्पेंड करो। जीके आप टिक करो और आगे बढ़ जाओ, सिलेक्शन ले लो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपको पता ही है कि हाल ही में महाराष्ट्र में बड़ी उठापटक के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार, कौन सी बार, तीसरी बार यहां का मुख्यमंत्री चुना गया है। और इन्होंने कैबिनेट विस्तार में किस पार्टी के सबसे अधिक जो है विधायकों को मंत्री बनाया है, तो सीधी सी बात है भाई कि ये बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक हैं। और महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे ज्यादा जो मंत्री हैं वो क्या बने हैं, विधायक, जो विधायक है वो क्या बने हैं, मंत्री बने हैं। बीजेपी के 19 विधायक, ध्यान रखना कितने, 19 विधायक मंत्री बने हैं। शिवसेना के 11 विधायक जो है वो मंत्री बने और एनसीपी से 9 विधायक मंत्री बने हैं। इसमें शर्त ये रखी गई है कि 2.5 साल तक जो मंत्रालय होगा वो इसी तरीके से काम करेगा। 2.5 साल के बाद मंत्रालय का विस्तार किया जाएगा। इसमें से जो मंत्री काम सही नहीं करेंगे उनके मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे और कुछ और नए लोगों को मंत्रालय देकर विकास का एजेंडा जो है और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इस तरीके से ये अब की बार मंत्रालय इन्होंने नियुक्त किए हैं। एक अभी हाल ही में चर्चा में चला है कि त्रिपुरा टूरिज्म, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी जो है मैंने आपको बताया था पंकज जो आपके त्रिपाठी हैं उनको बनाया गया था। तो त्रिपुरा टूरिज्म प्रोमो फेस्ट में म्यूजिक जो कॉन्सर्ट हुआ था, तो उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में भारत की किस प्रसिद्ध महिला जो गायक है उसके द्वारा उस कॉन्सर्ट को संबोधित किया गया या उसमें गाने गाए गए, तो आंसर है उसका श्रेया घोषाल। भारत की इस समय अगर आपको ध्यान हो तो सबसे प्रसिद्ध गायिका, आपको ध्यान रखना भारत की सबसे प्रसिद्ध गायिका इस समय श्रेया घोषाल है। और जितनी भी जो वर्तमान में जो बड़ी मूवी आई हैं इन सभी में आपको श्रेया घोषाल के गाने देखने को मिल सकते हैं, सुनने को मिल सकते हैं। तो इसमें
आपको ध्यान रखना है, फेस्ट के म्यूजिकल कॉन्सर्ट कहां पर हुआ, तो आप कह सकते हैं कहां पर, त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा से आपको ध्यान रखना है, एकमात्र ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। बांग्लादेश से किससे? 3 ओर से घिरा है। और अभी यहां पर कुछ छोटा सा एक हिस्सा है जहां पर कुकी जनजाति रह रही है, वहां पर भी जो है विद्रोह देखने के लिए मिले थे मणिपुर की तरह। तो कुकी जनजाति छोटे क्षेत्र में रहती है यहाँ के, और ज्यादातर तो वो मणिपुर असम के क्षेत्र में रहते हैं, पर यहाँ भी इनको जो है देखने के लिए, मतलब उनके विद्रोह देखने के लिए मिले थे। और इसमें जो ईसाई समुदाय है, ध्यान रखना कौन सा? ईसाई समुदाय। उस ईसाई समुदाय के द्वारा नए देश की मांग की जा रही है। यहां भी ध्यान रखना कि त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के जितने भी ईसाई समुदाय के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? नए देश की मांग कर रहे हैं। ये भी चर्चा के कारण जो है बार बार सरकार का एक सिर दर्द बना हुआ है कि किसी तरीके से यहाँ चीजों को संभाल रखा है सरकार ने। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 के फाइनल में भारत की किस टीम से भिड़ंत होने वाली है? तो अब की बार खास बात यह रही है कि एशिया में, देखो मैं सारे क्वेश्चन एक ही बार में करवा दे रहा हूं। एशिया में जो पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ, तो इसको भारत ने जीता। और भारत ने किसको हराकर? चीन को हराकर जीता। ये मैं बात कर रहा हूं पुरुष वर्ग की। इसका आयोजन भी कहां हुआ? चीन में हुआ। अब बात करते हैं महिला वर्ग की। तो महिला वर्ग का आयोजन जो हुआ वो हुआ बिहार में। बिहार के कहां पर? राजगीर में। राजगीर को राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। यहाँ का आपको पता है कि जो मैस्कॉट बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? यहाँ का मैस्कॉट बनाया गया था गुड़िया नाम की चिड़िया को, ठीक। और इस महिला वर्ग को भी भारत ने ही जीता था, और किसको हराकर? चीन को हराकर जीता था। तो दोनों का आंसर सेम हो गया। अब की बार भारत की जो टीम है वो यहां भी किसको? अंडर 19 हॉकी वर्ल्ड कप वाली जो टीम है महिलाओं की, ये भी चीन के साथ ही फाइनल खेलने वाली है, ठीक है। तो जितने तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनका तो फायदा ही हो गया। तीनों में आंसर जो है क्या बन गया? भारत बन गया। और उप विजेता कौन बन गया? चीन बन गया। चलो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं कि अब की बार जो पेरिस ओलंपिक हुए, इन पेरिस ओलंपिक में ये बताओ जरा कि भारत के द्वारा हॉकी में कौन सा पदक जीता गया था? ये आप कमेंट करके बताएंगे। आपके ऑप्शन होंगे स्वर्ण, रजत या कांस्य, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।